बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम वेव्स है, उसका एक लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे हम। आपको पता है कि आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। न्यूटन्स के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या था और उसने जो डेरिवेशन की है, और फिर लेप्लास ने जो उसकी करेक्शन की है। तो हम एक ही लेक्चर में दोनों चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पेपर में ये इसी तरह आता है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला, आल्सो गिव द लेप्लास करेक्शन। तो ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दो नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कवर करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने वेव्स की बेसिक डेफिनेशन और बड़ा ही मज़ेदार मेथड आपको पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, वो जो आप फार्मूला पढ़ते हैं ना, फाई इज इक्वल टू 2πx/λ, लीनियर रेशो और एंगुलर रेशो को इक्वल करके। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं और मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही आपको बताया था कि स्पीड ऑफ वेव के दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अलग है और ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 सुन लिया ना तो आपकी बेसिक चीज़ें कवर हो गई हैं। तो आइए फिर हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो जी बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे, जो हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, उसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। स्पीड ऑफ साउंड की कौन सी नेचर है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब ये बात आपने जहन में रखनी है, जब आवाज एयर के अंदर ट्रेवल करती है तो उसकी ट्रांसवर्स नेचर नहीं होती बल्कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का अलग फार्मूला है, ट्रांसवर्स वेव का अलग है। तो आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि स्पीड ऑफ साउंड का जब लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू √E/ρ। तो बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए फार्मूला है। अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो फिर इधर फार्मूला बनेगा F/m। अगर आप इस चीज के मुतालिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। बात समझ आ रही है ना? ताकि मैं अभी उसमें मैंने डिटेल में बताई हुई ये चीजें। तो ये दो अलग अलग फार्मूले हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो यही फार्मूला लगेगा E/ρ, ठीक है। व्हाट इज E? E से क्या मुराद है? E इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, या जिसको आप क्या कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस। तो न्यूटन्स के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड दो चीजों पे डिपेंड करती है, इलास्टिक मॉडुलस, और रो से क्या मुराद है जी? डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब इधर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है एयर, हवा की डेंसिटी, जो कि कांस्टेंट होती है 1.29, आपको पता है ना। तो बहरहाल इधर हम जनरल बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन दो चीजों पे डिपेंड करती है, इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी पे, E/ρ। ये फार्मूला आपने जेहन में रखना है। अब बच्चे याद रखिएगा, न्यूटन के मुताबिक ये जो इलास्टिक मॉडुलस है ना E, मैं आपको बताता चलूं, ये बात आपने जहन में रखनी है कि इलास्टिक, इसको इलास्टिसिटी भी पढ़ सकते हैं। अब बच्चे अक्सर पूछते सर ये क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं, इलास्टिक मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। और नंबर 2 पॉइंट क्या जी? यानी कि इलास्टिक मॉडुलस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ इनवर्स ताल्लुक है। यानी कि सॉलिड है ना, सॉलिड चीजों को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते। कंप्रेस का मतलब है दबाना। तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम है, इसी वजह से सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है। तो ये देखें, इलास्टिक मॉडुलस का स्पीड के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। तो जब सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर ज्यादा होगी। सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा क्यों है? क्योंकि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम है। तो इलास्टिक मॉडुलस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ इनवर्स ताल्लुक है। अच्छा, व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी। और अगर आप अपनी बुक में देखें तो बुक वाला इसको लिखता है, मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी, और ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है इनर्शिया। अब डेंसिटी का इनर्शिया के साथ क्या ताल्लुक है, बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। मैं इधर साइड पे लिख देता हूं, बेटा याद रखिएगा, डेंसिटी का इनर्शिया के साथ ताल्लुक इस तरह है। आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ ना, मास ओवर वॉल्यूम।
पढ़ा है ना, डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। डेंसिटी का मैस के साथ तो ताल्लुक है, और आपको यह भी पता है कि ग्रेटर द मैस ग्रेटर द इनर्शिया, लोअर द मैस लोअर द इनर्शिया। तो वो इस वजह से डेंसिटी के साथ ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, इनर्शिया। ठीक है, तो डेंसिटी मतलब इनर्शिया, जिस चीज का इनर्शिया ज्यादा होगा उसका मैस ज्यादा होगा, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी को इनर्शिया के साथ हम इस तरह रिलेट कर रहे हैं, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस का इनर्शिया के साथ ताल्लुक है। अब ये इनर्शिया हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जिसका मतलब होता है जिद। हर बॉडी का अपना इनर्शिया होता है। तो बहरहाल जी, और अक्सर बच्चों को इसकी भी समझ नहीं होती, बच्चे कहते हैं कि डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। बहरहाल कभी मौका मिला तो डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। फील्ड वक्त आप तवज्जो करें, तो इक्वेशन 1 और 2, ये जो 1 और 2 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर ट्रेवल करती है तो उसकी कौन सी नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लॉन्गिट्यूडनल के केस में स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ई ओवर रो। व्हाट इज ई, इलास्टिक मॉडुलस। ये क्या होता है भाई, इलास्टिक मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और व्हाट इज रो, डेंसिटी, जिसको आप इनर्शिया भी कहते हैं। व्हाट इज इनर्शिया, डेंसिटी का इनर्शिया के साथ ताल्लुक कैसे बन गया भाई, डेंसिटी का मैस ओवर वॉल्यूम है ना, तो मैस को हम इनर्शिया के साथ तो रिलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये दो चीजों के मुतालिक ये फार्मूला हमारी बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है, आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो v इज इक्वल टू ई ओवर रो, अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो v इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो ये आगे जब स्टेशनरी वेव में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें यूज करूंगा। तो बेसिक समझने के लिए लेक्चर नंबर 1 जनाब। अब इसके बाद आपने क्या चीज नोट करनी है बेटा, नोट, आप ये बात नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा इलास्टिक मॉडुलस किसका होता है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गैसेस। ये नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा इलास्टिक मॉडुलस किसका होगा, सॉलिड का। तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। बच्चे याद रखेंगे, दिस वी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। तो सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है। सर सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा क्यों है, क्योंकि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम है। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं ना, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, इलास्टिक मॉडुलस कम, इनवर्स रिलेशन है ना। तो फिर गैसेस का इलास्टिक मॉडुलस कम तो गैसेस की स्पीड ऑफ साउंड भी कम। और यही आपके पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन गैसेस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, आप साइड पे लिख लेंगे, व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन गैसेस, कि सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा क्यों होती है। अच्छा, ये तो अभी मैंने आधा आंसर दिया है, जरा आगे भी सुने, बच्चे अक्सर फिर इधर फंसते हैं, जरा तवज्जो करें। सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है, लेकिन भाई सॉलिड की डेंसिटी भी तो ज्यादा है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की, और उससे कम लिक्विड की, सबसे कम गैसेस की। अच्छा, आपकी बुक वाले ना सॉलिड और गैस का जिक्र किया, लिक्विड का जिक्र कम ही किया है, लेकिन मैं जानबूझ के तरतीब के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता चले। अब आप लोग तो फंस गए ना। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है। अब स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ तो इनवर्स रिलेशन है ना। जब स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलास्टिक, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड कम। परेशान हो गए, परेशान नहीं होना। यानी कि अगर आप इसके हिसाब से देखें तो सॉलिड की इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा, तो इसके हिसाब से सॉलिड के अंदर स्पीड ज्यादा है। डेंसिटी के लिहाज से स्पीड ऑफ साउंड कम, स्पीड ऑफ साउंड कम है। अब ये क्या चक्कर है भाई साहब, यही तो मैंने आपको समझाना है, तरतीब यही है जो मैं बता रहा हूं।
आपने इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी को अलग-अलग देखना ही नहीं। याद रखें, जब भी दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कोई भी इक्वेशन दुनिया जहान की हो, जब भी दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी से डी याद कर लें, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब जब भी आपने याद करना है ना कि आपने इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी को इकट्ठा नहीं देखना, ये तरतीब देख लें एक ही है। अगर सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है तो सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा है। आपने जब भी देखना है इसको इकट्ठा ही देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये लिखूंगा कि ई ओवर रो रेशो ही ज्यादा है, यानी कि मैं इसकी बात कर सकता हूं, ई ओवर रो अंडर रूट रेशो ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन ई ओवर रो अंडर रूट लिक्विड। अब आपको समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी को इकट्ठा देखना है, अलग अलग नहीं देखना, क्योंकि जब आप अलग अलग देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके हिसाब से आंसर और बनेगा, इसके हिसाब से आंसर और बनेगा, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सॉलिड की अब अच्छा, अब जरा फाइनल आंसर को गौर से सुनना आपने। सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस भी ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा है, यानी कि दूसरे लफ्जों में इस रेशो का आंसर सबसे ज्यादा होगा। इसी वजह से सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, यानी कि दोनों चीजें ज्यादा है सॉलिड की, दोनों चीजें। और गैसेस की बात करूं, गैसेस का इलास्टिक मॉडुलस भी कम है, डेंसिटी भी कम है, यानी कि ये रेशो ही कम है। आपने इन दोनों को अलग अलग नहीं देखना, बल्कि इस रेशो को इकट्ठा देखना है। तो फाइनल फिर मैं क्या लिखूंगा, तो फिर इससे ई ओवर रो किसके इक्वल है? ई ओवर रो अंडर रूट किसके इक्वल है? वी के। तो मैं ये कह सकता हूं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, ई ओवर रो अंडर रूट की जगह पे मैं वी लिख सकता हूं ना, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। ये देख ले, मैंने 1 2 3 4 ये 4 चीजें मैंने अलग अलग बताई हैं, और आपने परेशान तो बिल्कुल नहीं होना, तरतीब एक ही है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। देखे तरतीब एक ही है। पहले मैंने अलग अलग इसका अलग जिक्र किया, इसका अलग जिक्र किया, फिर मैंने रेशो का जिक्र किया, और फिर मैंने इस पूरी चीज को वी के इक्वल करके दिखा दिया। तो यही आपकी बुक का आंसर है। जब आप सॉलिड को ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं क्लोज, तो वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चनों में भी आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा है, आप बताएंगे सर सॉलिड के अंदर। मैं रीजन आपसे पूछूं तो आपने अब गलत नहीं करना, आपने कहना है सर सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा है। वजह, क्योंकि सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस भी ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा है, यानी कि सॉलिड की ये रेशो सबसे ज्यादा है। सही है। गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कम क्यों है? क्योंकि गैस का इलास्टिक मॉडुलस भी कम है, डेंसिटी भी कम है, यानी कि ये रेशो ही कम है। रेशो की बात करनी जब भी करनी है। तो ये तो जनाब हो गया जी आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप इसी तरह लिखेंगे तो चेक करने वाले को भी मजा आएगा, यार वाकई बच्चे ने कुछ लिखा है। आइए अब न्यूटन के मुताबिक हम स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला प्रूव करते हैं। यानी कि न्यूटन ने हमें यह कहा कि स्पीड ऑफ साउंड किसके इक्वल है? v इज इक्वल टू ई ओवर रो। इसको मैं क्या नाम दे लेता हूं? इक्वेशन नंबर 1 का क्या ख्याल है? अब बच्चे मुझसे पूछते सर व्हाट इज ई, मैं उनको कहता हूं इलास्टिक मॉडुलस। बच्चा कहता सर मुझे तो फिर भी समझ नहीं आई ये इलास्टिक मॉडुलस क्या है। आपने छोटी क्लासों में ये यंग मॉडुलस पढ़ा होगा, आपको याद होगा, शायद आप भूल रहे हो। सेकंड ईयर के अंदर ना इसका डिटेल लेक्चर आता है इलास्टिक मॉडुलस, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आप बच्चों को ई का समझ आ जाए। तो बच्चे आप लोग याद रखिएगा ये जो इलास्टिक मॉडुलस होता है ना ई, विच इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आई। ये ई के मुतालिक मैं बता रहा हूं और मैंने ई की वैल्यू ही निकालनी है। व्हाट इज ई? रेशो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? आपने पढ़ा होगा एफ ओवर ए।
बात समझ आई? यानी कि स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने कितना प्रेशर लगाया है, एफ ओवर ए, तो प्रेशर का फार्मूला भी होता है ना, तो ये दबाव ही तो है। यानी कि स्ट्रेस विच इज इक्वल टू, स्ट्रेस को आपने याद रखना है डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर। अच्छा मेरी बात सुने, चेंज इन प्रेशर यानी कि आप प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने से आप स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर निकालना चाह रहे हैं, एयर के अंदर। तो तीन चीजें होती हैं, लेंथ, शेप और वॉल्यूम। बच्चे ये इलास्टिक मॉडुलस की ना तीन टाइप्स हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं। अगर मैं इसकी डिटेल बताऊंगा तो वो जारी बात आपके बुक का हिस्सा नहीं है। अगर कोई बच्चा मालूमात के लिए लिखना चाहता है तो बेशक लिख ले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। ये सेकंड ईयर के अंदर है, ज्यादा डिटेल बताना फिर आपके लेवल से बाहर चला जाएगा। 3 टाइप्स होती हैं इलास्टिक मॉडुलस की, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। अब ये पता कौन सा मॉडुलस है, ई मॉडुलस तो है, ये बल्क मॉडुलस है। ये अगर कोई बच्चा साइड पे लिखना चाहता है तो लिख ले, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि इस चीज का हिस्सा नहीं है। तो इलास्टिक मॉडुलस की 3 टाइप्स हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस लेंथ को डील करता है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम को डील करता है और शेयर मॉडुलस शेप को। देखना, आप हवा की लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते। कभी आपने सुना कि हवा की लेंथ बढ़ गई, कम होगी, इसका मतलब यंग मॉडुलस तो नहीं लगेगा। शेयर मॉडुलस भी नहीं लगेगा क्योंकि हवा की कभी शक्ल भी तब्दील नहीं होती। हाँ, एयर का आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो बेटा आप छोटा सा इस ई के साथ लिख लें बल्क मॉडुलस, और वो वॉल्यूम को डील करता है। तो स्ट्रेन होता है जी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्ट्रेन है। और स्ट्रेस का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का होगा, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो मुझे इस चीज की ना वैल्यू निकालनी है कि ये पूरी चीज ई के इक्वल है। अब ये कौन सा मॉडुलस है, मैं छोटा सा लिख दूं इधर, दिस इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये वॉल्यूम को डील करता है। अच्छा जी, इस ई के मुतालिक मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जब आवाज एयर के अंदर ट्रेवल करती है तो एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये न्यूटन ने अज्यूम किया है। मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड की नेचर कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इसमें कंप्रेशन होंगे और रेयरफैक्शन। न्यूटन ने कहा कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी कि न्यूटन ने क्या अज्यूम किया कि टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। न्यूटन सपोज दैट कि जब आवाज हवा के अंदर ट्रेवल करती है तो एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मैंने सोचा कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ऐसे प्रोसेस को तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर। और जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको बॉयल्स लॉ भी तो कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा नाम बॉयल्स लॉ ही है। और अगर आप बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको फिर बॉयल लॉ तो आता ही होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो वी कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल लॉ क्या कहता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चे ये जो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये इसका प्रूव है, आप लोग नोट करेंगे। तो बॉयल लॉ को आप ये भी तो लिखते ना, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये देखिए वही वाली बात आ गई ना कि जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिवाइड हो रही हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखिएगा। सो बच्चे आप ये भी तो लिख सकते हैं ना बॉयल लॉ को, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने पढ़ा है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस इज कॉल्ड बॉयल लॉ। ये बॉयल लॉ की सेकंड फॉर्म है, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे। अच्छा जी, अब मैं ये छोटी सी डायग्राम बनाता हूं, आप लोग जहन में रखिएगा। ये मेरे पास एक बर्तन है, ये एक दूसरा बर्तन है,
ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल, और ये क्या है जी, फाइनल, इनिशियल और फाइनल। अब जरा तवज्जो करें, ये ना ढक्कन है जिसको आपकी बुक वाला पिस्टन भी कहता है। ये डायग्राम तो नहीं बनी हुई, अलबत्ता आपने जहन में रखना है। ये इनिशियल कंडीशन है जी, ये ढक्कन है आपके पास, ठीक है बच्चे। इस केस में इस बर्तन के अंदर जो गैस है ना, इसका वॉल्यूम V है और इसका प्रेशर P है। जब आप इस पिस्टन को ऊपर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो ये ढक्कन नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम कम नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ढक्कन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे है ना। तो पहले वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब माइनस आएगा, कम है तो माइनस आएगा। कितना कम होगा जी, डेल्टा V। और प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा ना। ये ढक्कन है जिसको मैं पिस्टन का नाम दे रहा हूं। अब प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा जी, P प्लस डेल्टा P। तो आपने देखा प्रेशर बढ़ा है और वॉल्यूम कम हुआ है, बढ़ने का मतलब प्लस है, कम होने का मतलब माइनस है। सो इसी इक्वेशन में ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल है। तो वैल्यूज पुट करवा दें फिर बेटा, P1 V1, P1 कितना है P, सो बॉयल लॉ बिकम P V1 कितना है V। ये देखें P1 V1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, PV इज इक्वल टू P2 V2। ये P2 है, ये V2 है। P2 कितना है P प्लस डेल्टा P, और V2 कितना है जी, V माइनस डेल्टा V। ओके हो गया। तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू फाइनल कंडीशन। तो ये देखें मैं बिल्कुल तरतीब के साथ चल रहा हूं। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, फिर आपको मल्टीप्लाई तो करवाना आता ही है ना बच्चे। PV इज इक्वल टू, प्रेशर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, PV, यानी कि P को आप V के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर P को माइनस P इंटू डेल्टा V, ऐसी है। फिर डेल्टा P को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, डेल्टा P इंटू V, ठीक है, प्लस माइनस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ओके हो गया। यानी कि पहली रकम को दोनों के साथ, फिर दूसरी को दोनों के साथ। अब जरा आप तवज्जो करें, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, ये प्लस PV इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस PV, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि PV से PV कैंसल, ठीक है, एक ही बात है। प्लस PV इधर आके माइनस PV हो गया तो जीरो हो जाएगा, या PV से PV कट गया तो आप डायरेक्ट ही जीरो लिख दें, कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा P डेल्टा V। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल होगी, इधर जीरो आ गया तो बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ज़रब देने का तरीकाकार आपको पता चलेगा ना, पहली को दोनों के साथ, फिर दूसरी को दोनों के साथ। अब आपकी बुक वाला क्या कहता है जी, डेल्टा P इंटू डेल्टा V ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, दिस इज टू स्मॉल। डेल्टा का लफ्ज ही वहां पे आता है जहां पर छोटी चीज को जाहिर करना हो। ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि वी कैन निग्लेक्टेड, सो वी कैन से डेल्टा P एंड डेल्टा V कैन बी निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड का मतलब होता है नजरअंदाज, सो हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ये इधर जीरो था ना, माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर आ गई, इधर क्या बच गया, डेल्टा P इंटू V। ये वाली टर्म किधर गई, इसको हमने नजरअंदाज कर दिया, खत्म कर दिया है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये वैसे ही खत्म होगी, और ये इधर आ गई, ये माइनस वाली इधर आके प्लस होगी। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये देखें जो मैंने शुरू में लिखा था, ये वाली फॉर्मेशन हमने बनानी है, ये वाली। तो डेल्टा P, अब ये देखें ऐसी है ना, तो डेल्टा V मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा P इंटू V ओवर डेल्टा V मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड। अब ये देखें ये चीज बन रही है, ये वॉल्यूम नीचे है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, या इसको आप नीचे ले आए ताकि वो एज इट इज फॉर्म बन जाए। तो डेल्टा P ओवर डेल्टा V, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर ये देखें, ये तो किसके इक्वल आ गया, इधर देखें, चेंज इन प्रेशर ये स्ट्रेस था, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम ये किसके इक्वल था, पूरी टर्म किसके इक्वल थी, ई के। तो इधर मैं ई लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू ई। तो यही हमने प्रूव करना था कि ई और पी आपस में इक्वल है, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस इसके इक्वल है, ठीक है, और ये चीज किसके इक्वल है, पी के, ठीक है। इधर मैं ई के साथ ना छोटा सा लिख देता हूं आई। आई का मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा आप इस चीज को नोट करें, फिर मैं जरा कैमरा सेट कर लूं, शाबाश। तो जी बेटा आपके पास ये आंसर आ चुका है। अब मैं ई की जगह पे क्या लिख सकता हूं, आई। आई का मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब ई आई किसके इक्वल आ गया, पी के। तो ई आई किसके इक्वल आ गया, ये पूरी टर्म इसके इक्वल थी ना, तो ई आई की जगह पे आप पी लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ई आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, p, प्रेशर ऑफ एयर, p ओवर रो। पहले e ओवर रो था, अब क्या आ जाएगा, p ओवर रो। अब इनकी वैल्यूज पुट करवा दें, ये आंसर आ जाएगा। बच्चे जो एट STP है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो वैल्यूज होती है ना, वो प्रेशर की वैल्यू होती है 101 325 Nm-2 101325। प्रेशर ऑफ एयर ये फिक्स वैल्यू होती है, आपने इसको जुबानी याद करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, आप फार्मूला लगा दें P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी पुट करवा दें 13.6, जी की वैल्यू होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि P ये आंसर कैसे है, लेकिन आप डायरेक्ट यही लिख दें तो काफी है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना, सीखना चाहते हैं। तो ये जो प्रेशर ऑफ एयर है ना बच्चे, ये फिक्स होता है। आप फार्मूला लगाएंगे ना, P इज इक्वल टू रो जी एच। मरकरी की डेंसिटी आपने पुट करवानी है 13.6, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, और एच क्या है, हाइट। और मरकरी की हाइट आप 76 सेंटीमीटर लेंगे। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। बहरहाल अब उसका टाइम नहीं है, तो फिलहाल आप प्रेशर की वैल्यू यही याद कर लें। आपकी बुक वाला इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता है, तो आप इसको इशारियों को आप इधर ले आए, 1 2 3 4 5। आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 1.01 ज़रब 10 की पावर 5 Nm-2। तो ये प्रेशर ऑफ एयर आ गया जी। और हवा की डेंसिटी कितनी होती है, 1.29 या 1.3 भी आप लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, डेंसिटी का फार्मूला होता है ना, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ऊपर जाके पावर -3 हो जाएगी। अच्छा जी, प्रेशर भी आ गया और डेंसिटी भी आ गई। तो बेटा इसको पुट करवा दें जी। इसको मैं नाम दे लेता हूं जी इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 में दोनों वैल्यूज पुट करवा दें। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स v इज इक्वल टू p ओवर रो अंडर रूट। तो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू p कितना है जी, 1.01 ज़रब 10 की पावर 5, ऐसी है ना p की वैल्यू। और रो कितने है, डेंसिटी 1.29 अंडर रूट। और ये फार्मूले जब आप इसको सोल्व करें ना, तो बेटा आपके पास आंसर आता है 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन भाई साहब ये तो मसला हो गया है। अब आप कहेंगे सर इतना सारा प्रूव करवा दिया, क्या मसला हो गया। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें आपने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ी थी, कैलकुलेट नहीं की थी। कैलकुलेट तो हमने इधर की है ना। तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड का असल जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 332, लेकिन हमारे पास तो आंसर आया 280। ये जो हम न्यूटन के मुताबिक आंसर आया ना 280, ये एक्चुअल वैल्यू से 16% कम था। तो इसका मतलब फिर जो न्यूटन ने कहा था ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, फिर वो गलत था। फिर इसको करेक्ट किया था लेप्लास ने आके। तो ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं सर वो 16% कैसे आया है, बता दूं, कैलकुलेट कर देता हूं आपको। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ओवर एक्चुअल वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय 100, आपको पता है ना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ज़रब देते हैं, तो वो जो 16% कैसे है अगर आप लिख दें तो बेहतर है। जो स्पीड ऑफ साउंड की एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो होती है 332 माइनस हमारे आंसर कितना आया 280 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है 332, एक्चुअल वैल्यू तो 332 है तो कैलकुलेटेड वैल्यू 280 आई मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे आप 332 माइनस 280 करेंगे ना तो ये आपके पास आएगा 332 माइनस 280 52 आएगा। तो 52 डिवाइडेड बाय 332 आप करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ज़रब देंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 15.6 15.6, जिसको आप राउंड ऑफ करके 16% भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज हमारे पास कितनी आ गई जी 16%। ठीक है, एग्जैक्ट आपके पास मैं बता दूं एग्जैक्ट आंसर आता है 15.6, राउंड ऑफ करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर पता चला जनाब न्यूटन की ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ना वो एक्चुअल वैल्यू से 16% कम है, यानी कि 16% एरर है। और ये 16% कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट करें। फिर लेप्लास ने जो उसको करेक्ट किया मैं आपको वो प्रूव करवाता हूं, शाबाश। तो जी बेटा आपने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड हमने निकाली न्यूटन्स फार्मूला के मुताबिक, लेकिन वो तो हमारा आंसर असल वैल्यू से 16% कम आया है। तो अब लेप्लास साइंटिस्ट था जिसने आके करेक्शन की है, याद रखेंगे लेप्लास साइंटिस्ट का नाम था, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड जब एयर के अंदर ट्रेवल करती है ना तो उसकी लॉन्गिट्यूडल नेचर तो है, वो इस बात को तो मानता है, लेकिन कहता है जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा होते हैं ना लेप्लास के मुताबिक, कंप्रेशन जहां पे हवा के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं और रेयरफैक्शन जिसमें दूर दूर होते हैं, तो लेप्लास के मुताबिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है जबकि रेयरफैक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यानी कि ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एयर के अंदर इतनी तेजी से पैदा होते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस सो क्विकली, इतनी तेजी से पैदा होते हैं कि इस हीट को टाइम ही नहीं मिलता कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में जाने का। याद रखेंगे हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टाइम रिक्वायर है, हीट रिक्वायर्स टाइम फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन, लेकिन ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन तो इतनी तेजी से पैदा होते हैं कि हीट को टाइम ही नहीं मिल पाता। तो लेप्लास के मुताबिक कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी कम होता है। लेप्लास कहता भाई टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ये न्यूटन और लेप्लास में यही फर्क है, न्यूटन कहता था टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेप्लास कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं है, ये तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें हीट कांस्टेंट होती है। तो याद रखेंगे जो एयर है ना हमारी एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफर नहीं करती। सो वी कैन से, तो अब बॉयल लॉ तो नहीं लगेगा। बॉयल लॉ क्या था, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बॉयल लॉ की जगह पे लगेगा पी वी की पावर गैमा। सर व्हाट इज गैमा? गैमा इज इक्वल टू सीपी ओवर सीवी। बच्चे याद रखिएगा गैमा क्या चीज है, सीपी ओवर सीवी। ये चैप्टर 11 के अंदर ना पूरी डिटेल आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस की, और ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके लिए 11 चैप्टर का इंतजार करें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। थोड़ा सा बता देता हूं, सीपी से मुराद है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी से मुराद है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये रेशो होती है। तो बच्चे तो फिर क्या बनेगा, पी वी की पावर गैमा। इनिशियल कंडीशन ये आ गई। तो आपको याद है मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर इंक्रीज करता है पी प्लस डेल्टा पी, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वी माइनस डेल्टा वी की पावर गैमा। यानी कि अगर वॉल्यूम की पावर गैमा है तो पी की जगह पे पी प्लस डेल्टा पी, वी की जगह पे वी माइनस डेल्टा वी। अगर इधर वी की पावर गैमा है तो इधर भी पावर आएगी। तो बच्चे याद रखेंगे पी वी की पावर गैमा, पी प्लस डेल्टा पी, ऐसी है ना।
तो v की पावर गैमा तो कॉमन ले लें आप, v की पावर गैमा कॉमन आ गया तो 1 माइनस डेल्टा v ओवर v, ऐसे ही आ जाएगा। आपको समझ आई स्टेप की? मैंने v की पावर गैमा कॉमन ले ली है। आप अगर नहीं समझ आई तो उल्टा समझ लें इसको, आप v की पावर गैमा को 1 से ज़रब दें तो यही आ जाएगा, इस टर्म को इससे ज़रब दें तो v से v कट गया, यही नहीं आ गया। तो बहरहाल मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन क्यों लिया है? ताकि v की पावर गैमा से v की पावर गैमा कैंसिल हो जाए। तो फिर बाकी क्या बचा? p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p 1 माइनस डेल्टा v ओवर v इसकी पावर गैमा। ये v की पावर गैमा से v की पावर गैमा कैंसिल हो गया। अब बेटा याद रखिएगा, ये जो पावर है ना गैमा, पावर को खत्म करने के लिए मैथ के चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में एक रूल है जिसको आप बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। यूजिंग, बायो नहीं पढ़ना इसको, दिस इज बायो नहीं, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। जो बच्चे मैथ वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में, वो लोग ये तो थ्योरम पढ़ लेंगे, पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे आप। लेकिन जाहिर बात है बायो वाले बच्चों को तो समझ नहीं आएगी। आप बच्चों के लिए मैं यही बताता हूं कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। अगर ये है ना 1 प्लस एक्स कह लें, एक्स कोई वेरिएबल है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो बच्चे मैं बायनोमियल थ्योरम डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जाहिर बात ये तो मैथ का टॉपिक है। याद रखें सिर्फ पावर को खत्म करने के लिए बायनोमियल थ्योरम लगाया जाता है। आपने पावर को मल्टीप्लाई करवा देना इसके साथ, तो क्या बनेगा फिर 1 प्लस, क्या बनेगा जी 1 प्लस nx, यानी कि पावर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपने लिख देना प्लस अप टू सो ऑन। आगे भी है लेकिन आगे हमारे काम का नहीं है, तो आप लिख देंगे हायर पावर आगे आती जाएंगी, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ इतना याद रखना है पावर को खत्म करने के लिए। सो अब टर्म क्या बन जाएगी? p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p 1 माइनस, अब ये देखें पावर को इधर, पावर को नीचे ले आए, जिस तरह n नीचे आया ना इस तरह फिर गैमा भी नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा 1 माइनस गैमा डेल्टा v ओवर v, ऐसी हो जाएगा। तो बेटा फिर उसी तरह ज़रब दे दे जिस तरह हमने पीछे ज़रब दी थी, p को दोनों से ज़रब दे दे, प्रेशर को जब इससे 1 से ज़रब देंगे तो p आ जाएगा, माइनस इससे ज़रब दे दे, गैमा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल ले, इसको ज़रब देनी ना p को, तो p डेल्टा v ओवर v। पहली टर्म को दोनों से ज़रब दे दे, अब दूसरी को दोनों से, डेल्टा p को 1 से ज़रब देंगे, डेल्टा p आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, गैमा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल ले, तो क्या आ जाएगा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, p से p कैंसल, या प्लस p इधर आके माइनस p, एक ही बात है। और फिर उसी तरह ये वाली इतनी बड़ी टर्म है कि इसको हम क्या कर देंगे, वी कैन निगलेक्ट दिस टर्म, इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। अब ये टर्म तो वैसे ही ख़त्म होगी क्योंकि ये बहुत छोटी, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। ये p से p कैंसिल हो गया, तो बाकी इधर क्या बचा, 0, इधर 0 रह जाएगा ना, माइनस गैमा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p, ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की, गैमा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू डेल्टा p। प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ये डेल्टा v ओवर v जो मल्टीप्लाई हो रही है पूरी टर्म नीचे चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, गैमा p इज इक्वल टू डेल्टा p चेंज इन प्रेशर डेल्टा v ओवर v। यानी कि देखें ये पूरी टर्म नीचे ले गया हूं मैं। अब गैमा p याद आया कुछ, न्यूटन का फार्मूला अभी हमने प्रूव किया। तो ये तो स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो विच इज इक्वल टू ई। अब ई के साथ ना अब ए लिखने, पहले हमने आई लिखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस, ए का मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चे याद है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करवा दे, आपने तो लिखी होगी ना, मैंने अब मिटा दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, v इज इक्वल टू ई ओवर रो। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ई की जगह पे p नहीं आना बल्कि गैमा p आना है, गैमा p ओवर रो। बस यही न्यूटन और लेप्लास के फार्मूले में फ़र्क है, ये आप लोग इसको नोट कर लें सारे प्रूव को। न्यूटन ने कहा था कि E की जगह पे P आना है, लेप्लास कहता है कि E की जगह पे P नहीं बल्कि गैमा P आना है। तो बेटा व्हाट इज गैमा, मैं गैमा को लग कर देता हूँ और अंडर रूट P ओवर रो को लग कर देता हूँ, समझ आई इसकी, गैमा को लग कर दिया, P ओवर रो को लग। अब ये गैमा क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट।
बच्चे आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो साइड पे आपको टेबल नजर आएगा जिसमें गैसेस की 3 वैल्यूज दी गई हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीटॉमिक। मोनोटॉमिक की वैल्यू आप देखेंगे 1.67 है, ठीक है, डायटोमिक की 1.40 है और पॉलीटॉमिक की 1.29 है। ये 3 एमसीक्यूज आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप टेबल को टिक कर लें, ठीक है। अच्छा, हम कौन सी गैस लेंगे? हम सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, कौन सी गैस लेके जा रहे हैं? O2, ऑक्सीजन। तो O2 क्या है? डायटोमिक। डायटोमिक, तो गैमा की वैल्यू डायटोमिक के लिए हम यूज करेंगे फिर 1.40 लिख लें या 1.41 लिख लें। तो गैमा की वैल्यू मैंने उस टेबल से ली है। सर मुझे कैसे पता चला यही लेनी है? गैमा की वैल्यू आपने वो लेनी है जो डायटोमिक की है, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है और हम जो सांस ले रहे हैं ना हवा के अंदर, वो ऑक्सीजन गैस ही है। ठीक हो गया। तो ये P/ρ √P/ρ। अभी हमने आंसर निकाला न्यूटन के मुताबिक, कितना था इस पूरे फैक्टर का आंसर? 280। अंडर रूट लें 1.41 का, 280 से मल्टीप्लाई करवा दें, विच इज इक्वल टू 332 या 333 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एग्जैक्ट आंसर आ गया जी। तो इसका मतलब है फिर लेप्लास तो सही कहता है। अब बेटा आपकी बुक में एक तो ये गैमा की 3 वैल्यूज के टेबल दिए गए हैं, आपने उनको याद कर लेना है, और एक आपकी बुक में शुरू में भी टेबल दिया हुआ है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज दी गई हैं। तो मैंने आपको बताया था ना सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसकी होती है? सॉलिड की, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो वो टेबल आपकी बुक में गिवन है, मुख्तलिफ चीजों की स्पीड ऑफ साउंड दी गई है। तो सबसे कम सबसे ज्यादा किसकी होती है? इस तरह के एमसीक्यूज याद कर लें। और एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ये उस टेबल से आपने एमसीक्यूज याद कर लेने। तो 2 टेबल आपने लाजमी देखने हैं। तो न्यूटन गलत था जी, लेप्लास सही है। ओके, तो आई होप के बच्चे ये वाला प्रूव आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ कवर करवा दी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इल्म का सफ़र आगे भी चले और बाकी लोगों का भी भला हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।